हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सिविक्स का सेकंड पार्ट यहाँ पे, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में। यहाँ पे पढ़ा यानी कि संवैधानिक विकास किस तरीके से हुआ, कहाँ कहाँ से किस तरीके से संविधान का विकास हुआ, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें किस किस एक्ट से क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे मिली, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और किस तरीके से कंपनी का शासन समाप्त हुआ और कंपनी के शासन और ब्रिटिश शासन के बीच क्या क्या यहाँ पे मतभेद हुए और किस किस तरीके से यहाँ पर आगे एक्ट के थ्रू यहाँ पे हमारा संविधान का निर्माण होता गया। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आज यहाँ पे। और आज का हम पार्ट यहाँ पे 2 यहाँ पे डिस्कस करने वाले। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो पहली बात हमने यहाँ पे इससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैंने जिससे पहले आपके साथ डिस्कस किया था 1793 तक का चार्टर एक्ट का 1793 में लेके चल चुका था। ठीक है, 1773 और 1793 के बारे में उसकी विशेषताएं और उसके साथ साथ उसके एमसीक्यूज कुछ हमने यहाँ पे पढ़े थे। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं 1813। ठीक है, उसके बाद 1833, 1853 ये एक्ट यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस वीडियो में आपके पास आपके पास 17 क्वेश्चन यहाँ पे इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 1813 के एक्ट के बारे में यहाँ पे कुछ विशेषताएं इसकी बताता हूँ, फिर उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे इसके एमसीक्यूज़ के बारे में। तो इसमें क्या था कि 1813 का जो एक्ट था, तो 1813 के एक्ट ने भारत में तो इसकी जो मुख्य विशेषता रही है 1813 के जो एक्ट की जो मुख्य विशेषताएं थी, तो इसमें इस कानून के तहत भारत में कंपनी शासित जो क्षेत्र थे तो उन सब क्षेत्रों पर ब्रिटेन की राजा के प्रभुत्व को एक तरफ से मतलब स्थापित कर दिया था। साथ ही इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार को एकाधिकार कंपनी के जब व्यापार का जो एकाधिकार था उसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया था। यानी कि भारत व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया था। तो कंपनी का सिर्फ जो एकाधिकार था वो समाप्त करके बाकी सब के लिए यहाँ पे खोल दिया गया था। तब से इस कानून में सिर्फ चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को सेम टू सेम जैसा का तैसा उसको रखा गया था। इस कानून ने साथ ही ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिली थी। साथ ही इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में जो बंदिशों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की भी यहाँ पे व्यवस्था की थी। और इस कानून के साथ ही भारत की जो स्थानीय सरकारों थी, स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए का भी एक अधिकार दे दिया था। तो इसमें साथ ही रखा गया कि अगर कर भुगतान नहीं करने पर दंड की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई थी, जो टैक्स यहाँ पे लगाए गए थे, और अगर भुगतान न करने पर उसमें दंड की व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई थी। तो ये थी हमारे 1813 एक्ट की कुछ विशेषताएं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिली थी? तो सेम आपके पास आंसर हो जाएगा 1813, चार्टर एक्ट 1813 के तहत ये किया गया था। अगला यहाँ पे है, किस एक्ट द्वारा स्थानीय सरकारों को भारतीयों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया था? तो किस एक्ट के तहत स्थानीय सरकारों को भारतीयों पर कर लगाने के लिए, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि कर एक टैक्स से लगाने के भी यहाँ पे स्थानीय जो सरकारें थी भारत की, तो भारतीयों पर उसको कर लगाने के लिए पूरा का पूरा उसको अधिकार दे दिया गया और अगर न देने पर दंड का प्रावधान भी था। तो 1813 के एक्ट के साथ ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट द्वारा भारत के ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की गई थी? तो पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था जो कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्थानीय जो यहाँ पे ब्रिटिश इलाकों में बंदिशों के बीच यानी कुछ नियम कानूनों के बीच ही यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की यहाँ पे व्यवस्था की गई थी। चार्टर एक्ट 1813 में था। ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में दीवानी अधिकार प्राप्त किए थे? तो किस मुगल बादशाह ने किए थे? तो बहादुर शाह प्रथम ने किए थे। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम ने मुगल बादशाह जो था यानी कि जो अगर हम बात करें मुगल काल के बाद का जो काल आता है, उत्तर मुगल काल की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने भारत में दीवानी अधिकार पूरी तरीके से प्राप्त करते बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, अगला हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि देखिए बहादुर शाह प्रथम है, बहादुर शाह द्वितीय, तो उसको बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर जफर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1857 की क्रांति में शामिल हुआ था। देन उसके बाद उसको पकड़ के रंगून भेज दिया गया था, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो उसको ये आपके पास अलग हो जाएगा यहाँ पे। तो बहादुर शाह जफर अलग है और बहादुर शाह प्रथम जो है वो अलग है, और बहादुर शाह जफर जो बहादुर शाह द्वितीय इसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पे लेके चलेंगे
नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, किस एक्ट द्वारा राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक अलग अलग किया गया था, यानी कि राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को किस एक्ट के द्वारा किया गया था। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसके तहत किया गया था, जिसके बाद इस 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, जहाँ पर ब्रिटिश जो संसद जो थी वहाँ पर क्या हो गया था, हंगामा हो गया था, और पहली बार थी कि जहाँ पर ब्रिटिश सरकार गिर गई थी इस एक्ट के कारण, ठीक है, इस एक्ट के आने से। नेक्स्ट यहाँ पे लेके चलेंगे, किस एक्ट द्वारा राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ नियंत्रण नामक एक निकाय की बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यहाँ पर स्थापना की गई थी। तो वो था आपके पास 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। तो किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। तो पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था चार्टर एक्ट 1833 में किया गया था। अगला यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे 1833 के एक्ट की क्या क्या विशेषताएं थी। तो 1833 के एक्ट की कुछ विशेषताएं देखिए। 1833 का जो एक्ट था, सबसे पहले 1833 का जो एक्ट आया तो इसमें सबसे पहले क्या क्या था कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहला पॉइंट आपके पास होगा, यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट की बात यहाँ पे हो रही है। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के गवर्नर जनरल यहाँ पे बनाया गया था। तो सबसे पहले अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें तो पहला जो कंपनी के अधीन जो पहला जो गवर्नर जनरल था कंपनी के अधीन वो था रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। देन उसके बाद 1773 के एक्ट में ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल पद दिया गया। तो बंगाल का गवर्नर, पहला जो गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। तीसरी यहाँ पे बात आती है, इसके बाद आता है 1833 का एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल के पद को, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, सॉरी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देन इसके बाद 1858 का एक्ट आता है जहां पर इस गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वॉइसरॉय नाम दिया गया और भारत के पहले वॉइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां पे आपके पास क्वेश्चन बनकर आते हैं और अक्सर बच्चे इस पर कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि 1833 की विशेषता। तो पहली विशेषता मैंने आपको बताया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत पर मतलब एक पूर्ण तरीके से पूरे सारे के सारे अधिकार उसको दे दिए गए। विधायिका संबंधी जो अधिकार जो थे वो सारे के सारे गवर्नर जनरल के पास आ गए। जैसे कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को विधायिका शक्तियां दी गई थी, लेकिन इस एक्ट के थ्रू वहां से उनसे विधायिका शक्तियां हटा दी गई, यानी कि सबसे उसको वंचित कर देकर सारी की सारी शक्तियां किसको दे दी गई? भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। तीसरा यहाँ पे था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली जो गतिविधियां थी उनको समाप्त कर दिया गया। अब यह एक विशुद्ध रूप से यानी एक प्रशासनिक निकाय ही यहाँ पर रह गया था, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक निकाय के रूप में दी जाने वाली जो भी उन्होंने कार्यवाही गतिविधियां दी थी उसको सबको समाप्त कर दिया। वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में, यानी कि सिर्फ प्रशासनिक इकाई के रूप में यहाँ पे काम कर सकता था। साथ ही इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र यानी कि ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारी के विश्वास के तहत ही उसको कब्जे में वो रह गया था सिर्फ। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा इस चीज़ में, लेकिन बाद में फिर से इसको बाद में लेके, ठीक है। तो इस प्रावधान को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जब उसमें हस्तक्षेप किया तो फिर समाप्त हो गया था। तो ये कुछ विशेषताएं थी 1833 के चार्टर एक्ट की। अब इसकी विशेषताएं यहाँ पे आपको ऑप्शन में दी हुई हैं। पहला है कि बंगाल के गवर्नर को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत के गवर्नर को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए, तो ऑप्शन नंबर आपके पास बी भी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास है कि इसके तहत सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया, ऑब्वियसली ये भी सही, ऑप्शन नंबर सी भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास जाएगा उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है किस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रशासनिक निकाय बन गया था। तो किस एक्ट के तहत बन गया था? तो मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे कि जो इसने जो व्यापारिक निकाय के रूप में जो गतिविधियां ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी वो सारी की सारी समाप्त कर दी गई थी और सिर्फ एक प्रशासनिक निकाय के रूप में काम कर रहा था। तो ये था 1833 का एक्ट था, चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट है कि किस एक्ट के अंतर्गत भारत में पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया गया जिसका ब्रिटिश कब्जे पर संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण था।
तो यानी कि ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय पर नियंत्रण था, यानी कि किस एक्ट के अंतर्गत भारत में ऐसी पहली बार ऐसी सरकार बनाई गई जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण था। यानी कि जो ब्रिटिश जहाँ जहाँ ब्रिटिश का कब्जा था उस पर भी वो अपना पूरा का पूरा कंट्रोल रख सकती थी। ऐसी सरकार का निर्माण किस एक्ट के थ्रू बनाया गया? तो ये था चार्टर एक्ट 1833, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था? किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1853 का चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट आपके पास है, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया था जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया था? अब देखिए, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसको भारतीय विधान परिषद नाम दिया गया। बाद में विधान परिषद का ही नाम बदलकर लोकसभा राज्यसभा जो हमारा बनता है इसी के बाद यहाँ पे बनाया गया। हम उसमें आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और नेक्स्ट एक्ट के साथ हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद बनाया गया जिसको भारतीय विधान परिषद कहा जाने लगा था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए यानी कि चार्टर एक्ट 1853 के बारे में था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1853 का एक्ट है तो इसके बारे में थोड़ा कुछ इसकी विशेषताएं डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसमें सबसे पहले यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया था। एक विधायी कार्य अलग कर दिया और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया। साथ ही इसके तहत नए पार्षद यानी कि जोड़े गए और इसके विधान परिषद जो उसको कहा जाने लगा, और जिसमें जैसे यहाँ पे है कि गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसको भारतीय विधान परिषद यानी कि केंद्रीय विधान, इसको भारतीय केंद्र भी बोल सकते हैं, केंद्रीय विधान परिषद नाम दिया गया। और इसी को मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यही बाद में बनकर लोक संसद यानी कि इसको बोलते हैं संसद, बाद में इसको संसद नाम दिया और इसके दो जो सदन हैं लोकसभा राज्यसभा यहाँ पर नए बनाए गए। ठीक है, वो आपके 1935 के एक्ट के तहत हम आगे पढ़ने वाले हैं। परिषद की शाखा जो संसद की तरह ही कार्य यहाँ पे करने वाली शाखा थी। साथ ही दूसरा जो इसका मेन इंपॉर्टेंट था कि इस एक्ट के थ्रू यानी कि 1853 के एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था की गई। इस प्रकार यानी कि विशिष्ट जो सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी यहाँ पर खोल दी गई थी और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक नई समिति बनाई गई जिसको बोलते हैं मैकाले समिति। यहाँ पर आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैकाले समिति का गठन कब हुआ था? 1854 में हुआ था। ठीक है, और इसी 1854 की बात अगर यहाँ पे करें तो वुड डिस्पैच वगैरह जो हम आपके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे इसमें। इसके लिए 1854 में एक नई यहाँ पर समिति बनाई गई जिसको मैकाले समिति बोलते हैं। साथ ही इस कानून के तहत यानी कि चार्टर एक्ट 1853 के तहत कंपनी के शासन को विस्तारित किया गया और भारत का जो क्षेत्र इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का पूरा उसको अधिकार दिया गया। ठीक है, और इसी के तहत यहाँ पे पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया, यानी कि गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए जो कि भारत के थे और वो थे स्थानीय रूप से और प्रतिनिधित्व थे और स्थायी रूप से थे। ठीक है, स्थानीय प्रतिनिधित्व को यहाँ पर जगह दी गई। तो अब 6 कहाँ से थे? तो 6 थे, 4 तो आपके बंगाल से आए, 4 बंगाल से थे, 1 मद्रास, 1 बॉम्बे, ठीक है, मुंबई, और 1 था आपके पास आगरा से था। तो ये 6 यहाँ पे जोड़े गए थे, 6 नए सदस्यों को यहाँ पर जोड़ा गया था। तो ये थी कुछ विशेषताएं 1853 के एक्ट की। अब इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद का गठन किया गया और जिसके भारतीय विधान परिषद नाम दिया गया? 1853 का एक्ट, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई थी? तो 1853 का एक्ट है। ठीक है, अगला 15th क्वेश्चन है, किस एक्ट के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था? तो केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था 1853 के एक्ट के तहत किया गया था। तो जैसे कि केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व यानी कि स्थानीय लोगों का भी प्रतिनिधित्व यहाँ पे होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 6 सदस्य यहाँ पे नए जोड़े गए थे, 4 आपके जोड़े गए थे, 4 का चुनाव जो था बंगाल से हुआ था और फिर 4 का जो चुनाव था वो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से हुआ था। ठीक है, तो 6 नए सदस्य यहाँ पर जोड़े गए थे। तो ये था 1853 के एक्ट के थ्रू यहाँ पे जोड़े गए थे। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन देखें, यहाँ पे किस एक्ट को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला एक्ट कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1858 का एक्ट, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 था। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे इसलिए कहा गया, जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें बहुत सारे कारण यहाँ पे आए थे, उसमें भारतीय जनता का आक्रोश भी था। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन कारण जो आता कि जो
भारतीय सैनिकों को वहाँ पर थे, बैरकपुर छावनी जो थी मेरठ में, तो वहाँ पे मंगल पांडे के द्वारा सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। तो वहाँ पे सिचुएशन यहाँ क्या थी कि वहाँ पर गाय और सुअर की चर्बी के बने हुए कारतूसों का प्रयोग किया जाता था और दांत से उसको खींचना पड़ता था, जिसपे मुस्लिम ने भी मना किया और हिंदू ने भी मना किया। लेकिन इसके बहुत सारे पहले के कारण थे, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्थाएं सही नहीं थी, ठीक है, आर्थिक वहाँ पे आर्थिक व्यवस्था सही नहीं थी, तो राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता था भारतीयों की, मतलब उनकी निजी लाइफ में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होने के कारण। तो एक जनाक्रोश वहाँ पर इसको बोला था, एक जनाक्रोश ही था वहाँ पर। तो उसके लिए 1857 की जब क्रांति हुई तो उसमें क्या हुआ कि 1858 का जो एक्ट आया, तो इसका परिणाम हुआ 1858 का एक्ट, जिसमें जो भारत का यानी कंपनी का जो शासन था वो डायरेक्टली ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया था, ठीक है। तो इसका हम बोल सकते हैं कि अब इसका जो पूरा जो शासन था वो ब्रिटिश साम्राज्य सम्राट यानी कि जो ताज का शासन जो था यहाँ से शुरू हो गया था, ठीक है। ब्रिटिश शासन यहाँ से खत्म हो गया, ताज का शासन यहाँ पे शुरू हो गया था, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार जो थी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो पूरा का पूरा जो काम का यानी कि जो अधिकार था वो किसके हाथों में चला गया था, सम्राट के हाथों में चला गया था, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में चला गया था, और उसके अंडर में ही सारी चीज़ें होने वाली थी। अब तो इसलिए इसको अच्छा कहा जाता है क्योंकि सारा का सारा जो काम था वो अब डायरेक्ट ब्रिटिश साम्राज्य के अंडर में था, यानी कि कोई भी गलत तरीके से यहाँ पे, जैसे कि पहले उस टाइम में जैसे कि रिश्वत लेना और उपहार रूप में रिश्वत वगैरह लेना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की जाती थी। तो बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीके से कुछ ऐसे काम होते थे कि जो नहीं करने चाहिए थे। अब यहाँ पे कानून तौर पूरे तरीके से कानून किसका मानना शुरू हो गया था, ब्रिटिश साम्राज्य का, यानी कि ताज का शासन यहाँ पर शुरू हो गया था। तो 1858 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1858 को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के बाद, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के बाद द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो किस एक्ट के बाद द्वैध शासन प्रणाली की, तो द्वैध शासन प्रणाली जिसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी, जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि राजनीतिक मामलों के लिए अलग बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। तो 1784 का यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसमें द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए से इसको, ठीक है। तो ये था आपके पास इंपॉर्टेंट जो हमारे अधिनियम यहाँ पे आते हैं उसके बारे में था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।